जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का जो ग्रंट होता है ना, मज़ा आता है उसको सुनने में, जो अभी सुनाएंगे अभी हम आपको, आप टेंशन ना लीजिए। तो कैसा स्पेस मिल रहा है पीछे? स्पेस ये नहीं है कि मतलब ज़्यादा मैं लेग स्प्रेड नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट ये है कि कंफर्टेबल हूँ। रिक्लाइनिंग कितनी देर तक रहोगे? बस आप कार सही से चलाते रहो तो सही से रहेंगे। सीरियसली एक दिक्कत वाली चीज जो है वो बन सकती है। आपको हाई रिवर्सिबल सीट दी तो है। नहीं मतलब यार बढ़िया गाड़ी है भाई आपकी। सारा खेल टर्बो चार्जर का होता है उसमें। झटके कैसे दे रही है? बढ़िया झटके मारते हैं। तो करके देखते हैं अब दोबारा से 0 to 100। उस टाइम पे हम कर नहीं पाए थे। गुड। तो एक बार फिर से हम हैं इको स्पोर्ट के साथ, और इको स्पोर्ट का ये पेट्रोल वेरिएंट है। 2018 में लिया गया था, दिसंबर में लिया था। अर्चित की गाड़ी है ये, 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। कई बार रिपीट हुई होगी इको स्पोर्ट, लेकिन हर एक ओनर की एक अपनी कहानी होती है, और वही जानने की कोशिश करते हैं कि नई गाड़ियाँ काफ़ी आ गई है मार्केट में, उसके बावजूद भी सबसे पुरानी और पहली जो इको स्पोर्ट आई थी उस पर ही क्यों गई है। पहली बात तो अर्चित भाई ये बताओ कि 2018 दिसंबर में कितने की ये ली थी गाड़ी और कौन सा वेरिएंट है? ये 1027 की मुझे ऑन रोड पड़ी थी, और क्या कहते हैं टाइटेनियम वेरिएंट है, पेट्रोल 1500 सीसी इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड। वैसे तो मेरे को तो पता है कि इन्होंने फोर्ड क्यों ली थी, हम पहले बातचीत कर रहे थे, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो सिर्फ आपने फोर्ड ही क्यों ली? फोर्ड मैंने इसलिए ली, एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, और मेरे को फन टू ड्राइव कार चाहिए, क्योंकि मेरा बाहर जाना होता रहता है। तो हाईवेज पे जो इसकी स्टेबिलिटी है, मैं राजस्थान भी जा चुका 2-3 बार, तो अराउंड 145-150 पे बिल्कुल स्टेबल रहती है। मतलब ये नहीं कि कार हाथ से जा रही है, फैमिली भी साथ में थी। इनफैक्ट कार पूरी क्या कहते हैं ओवरलोड थी, बिल्कुल पूरी फुली ऑक्यूपाइड थी। तो यही इसी वजह से रीज़न से ली थी, और बिल्ड क्वालिटी का फोर्ड की वजह से, बस और कोई रीज़न नहीं। एक बात बताऊं, 140 तो किसी भी हाईवे पे अलाउ नहीं होता है। नहीं, राजस्थान साइड तो बहुत बढ़िया हाईवेज हैं, बिल्कुल बढ़िया भागती है। स्पीड लिमिट कितनी है वहाँ की? स्पीड लिमिट नहीं पता, अब क्या कहते हैं, ये तो भगा ली बस। ऐसे इतनी तेज मत भगाया करो, स्पेशली फैमिली के साथ यार। नहीं, उस टाइम तो 2 ही जने थे। सेकंड टाइम क्या कहते हैं, जब तिजारा आपके साइड ही आए थे शायद, रेवाड़ी साइड तिजारा जो है, तिजारा फोर्ट, तब उस टाइम ऑक्यूपाइड थी फुल्ली। अभी दिसंबर की बात है वो। खैर जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने एक और रीज़न बताया था कि इनकी फैमिली के अंदर लगभग हर एक ब्रांड है, लेकिन फोर्ड एक ब्रांड नहीं था, तो उसके लिए ये आए थे यहाँ पे फोर्ड में। और उस टाइम आपने देखी कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? मैंने सही बताऊं तो मैं टाटा के शोरूम के आगे से रोज अप डाउन होता है मेरा अपने वर्क प्लेस जाने के लिए, मैं उसमें बिल्कुल नहीं गया। रीज़न बीइंग टाटा की आफ्टर सेल सर्विस, जबकि नेक्सॉन इससे रेट अराउंड 56,000 कम था। और उस टाइम आती थी ब्रेजा मेरी फैमिली में मारुति के वही पुअर बिल्ड क्वालिटी, उस चक्कर में। और थर्ड वो WRV में कंसीडर करता नहीं कि ब्रीजा है आपकी फैमिली में? हाँ, ब्रीजा है, मैंने बहुत चलाई है। 1300 सीसी जो है, डीजल मॉडल जो पहले था। डीजल वाला हाँ, आपने डीजल वाला, अभी वाला नहीं चलाया मैंने, डीजल वाला। तो बस बिल्ड क्वालिटी आपको खराब लगी? बिल्ड क्वालिटी, और सेकंड उसमें क्या कहते हैं, हमारे लोनी का एरिया जो है वहाँ पे रोड तो है ही नहीं, तभी मैंने इको स्पोर्ट ली थी, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी। तो मेरे मामा जी के पास में बहुत चलाई है उसको, तो वो उसमें क्या कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ आती है खड़ करने की। पिकअप अच्छी है, सब सही है, पर वो ब्रेजा की बस मारुति का सर्विस सेंटर का है, क्योंकि नेक्सा में तो आती नहीं वो आती है नॉर्मल उसमें। तो मुझे, क्योंकि पापा के पास वैगनार है, तो मुझे पता है कि वो क्या कहते हैं इतना परेशान वहाँ पे वो करते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं। नेक्सा की अच्छी है सर्विस, पर नॉर्मल मारुति की बिल्कुल बेकार है, तो इसलिए मैंने गया ही नहीं उस साइड। तो बस यही ऑप्शन बचा था, पहले से यही पसंद थी, और सीधी बात ये भी है। और बल्कि वो XUV 300 हुई थी फरवरी में लॉन्च, 2 महीने बाद। मुझे पता था, पर तब भी मैंने महिंद्रा के ऊपर जाने का मन नहीं था। ऐसा क्यों? महिंद्रा में क्योंकि जो मैं फॉलो जितना करता हूँ यूट्यूबर्स को, तो उसमें कहते थे कि डीजल के लिए महिंद्रा अच्छा है, पेट्रोल के लिए नहीं है, और मेरी प्रेफरेंस पेट्रोल ही थी। और नई कार में थोड़ा सा जरा ये रहता है कि भाई थोड़ा रिव्यूज़ देख लो, तभी एक नया कोई कार लॉन्च होती है तब उसको लो। ये अच्छी बात है। देखो, ये जो भी डिसीजन लिया इन्होंने बहुत स्टडी करके और वो सारी चीज़ करने के बाद लिया। अब अच्छी है बुरी है, अपना डिसीजन उन्होंने खुद लिया है। अब ये बात बताओ कि क्या अपने डिसीजन से संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं फुली सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल। और क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं भाइयों है। वाली बात है, बता सकते हो? हाँ, नहीं, भाइयों वाली बात की बात नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। इनफैक्ट मेरी बिल्डिंग में या मेरे फ्रेंड्स भी सबके सब इसकी कार की तारीफ़ ही करते हैं। कुछ ने चलाई भी है, तो वो भी खुद भी ये कहते हैं, और कुछ लेने के मूड भी बनाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, भले इसमें कनेक्टिविटी फीचर नहीं है, अभी नहीं है, अब आने शुरू हो गए, पर कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि यार ये दिक्कत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन में सारा कुछ है। मैप्स चाहिए होते हैं, मेनू सब है इसमें, इनबिल्ट भी हैं।
तो और सिस्टम बढ़िया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं से। आप फोर्ड की ऐप वगैरह यूज़ करते हाँ, हैं? मैंने कर रखी है फोर्ड पास ऐप जो है इनकी। अच्छा जी, तो सर्विस का लेकर के कितना खर्चा आया है आपका? अभी तक तो उसमें सेकंड सर्विस हुई है, बस अब नेक्स्ट मंथ हो जाएगी थर्ड सर्विस। तो सेकंड सर्विस जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन है फोर्ड सर्विस प्रॉमिस पे, मैंने 1922 पे किया था एग्जैक्ट जितना उन्होंने बोला था। फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं था, बस वो ये जो 10,000 वाली थी वो करवाई हाँ थी फ्री आपने? सर्विस, हाँ जी, हाँ लेबर फ्री थी। अब थर्ड सर्विस में पेड है। कभी खराब रास्तों पे ऐसे इसका जो मजा लिया, एक जो कॉम्पैक्ट एसयूवी? नहीं, मैं आपको बताता रहा हूँ, मेरी जहाँ पे फैक्ट्री है वो एरिया ऐसा है कि वहाँ सड़क ही नहीं है। तो रोज ही मजे लेते हाँ, हो? रोज़ ही मज़े लेता हूँ मैं। ये बात और रोज़ इतने बढ़िया क्या कहते हैं शॉकर वॉकर सब इतना लगता है कि हाँ कोई है ही नहीं इसमें। वैसे अभी हम पहुंचे ही थे यहाँ पर, उससे पहले इन्होंने क्लीन करवा लिए, फैक्ट्री से ही आ रहे थे सीधा। और आज जो है थोड़ी बड़ी बारिश भी हो गई थी, तो ये चीज़ है। अच्छा, आप बात करते हैं माइलेज की, जो कि माइलेज में सभी तो के जेब से जुड़ी हुई चीज़ है। माइलेज का मुझे पता था कि क्या कहते हैं मैं फोर्ड अगर ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 17 तो कंपनी ने क्लेम कर रखी थी इसकी। तो उसमें 17 में अभी ये देती है, मैंने सब नाप लिया टैंक टू टैंक भी, और MID पे लोकल में 12 to 13 के बीच में, हाईवे 14। तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकती, आप कितना प्यार से चला लो, कुछ कर लो। 12-13 के आसपास मेरे यार दोस्तों के पास है, वहाँ पर तो वो इतना भी नहीं निकालते, वो तो 10 के आसपास कहते रहते हैं। रही यार हाँ, क्या मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो मेरे से जो और भी खड़े होते हैं यूज़र या पहले जो सर्विस कराने होते हैं, वो खुद लिटरली रो रहे होते हैं कि हमारी 9 और 10 शो कर रही है। मैंने कहा आप एक बार वैसे करके देखो MID पे ना भरोसा करके। तो वो कहते हैं कि हाँ तब भी हमने करके देख लिया, बस समझ लो 0.5 का डिफरेंस आएगा अप डाउन, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर सही दिखाती है इसकी MID में जो है, जो टाटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है वो नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसके लेने के बाद आपने अभी कौन कौन सी कॉम्पैक्ट SUV चला के इसको कंपेयर किया है? मैंने पेट्रोल में स्पेशली? वेन्यू चलाई थी, अच्छा। और उसके बाद वेन्यू आई बस, और XUV 300 मैंने भी ड्राइव नहीं करी। वेन्यू सही लगी, पर उसमें क्या है वो ना थोड़ी इससे छोटी है साइज़ में। इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये 4 सब मीटर तो है, पर इसका टायर है ना वो एक्स्ट्रा है, तो थोड़ी बड़ी सी लगती है देखने में। टायर की वजह से लेंथ बढ़ जाती है इसकी जो पीछे माउंटेड है। और ब्रेजा कह रहा हूँ आपका, वेन्यू में घुसते ही बिल्कुल लगता है कि इसका डैशबोर्ड उसमें खत्म हो गया, जरा सा डैशबोर्ड है, तो इसीलिए वेन्यू बस पसंद ही नहीं आई। और हुंडई का मेरा इससे पहले ईऑन कार थी मेरे पास, मैं शुरू से मैं कंपनी में कराता हूँ सर्विस। तो क्या कहते हैं मेरे से वो 15-15 हज़ार रुपये एक सर्विस के लेते थे ईऑन जैसी गाड़ी के। हाँ, क्योंकि मैं कहता था कि सब कुछ चेंज कर दो, जो मतलब आपको लगता है जो होना चाहिए वो। तो उन्होंने मेरे को लूटा, कह लो जो भी कह लो, मैंने बहुत क्या कहते हैं कंपनी में कराई सारी सर्विस। वो गाड़ी मैंने अभी लास्ट ईयर ही सेल करी है सितंबर में, अराउंड 78,000 किलोमीटर्स पे। तो ऐसा जो है ना, आप फोर्ड को मत बोल देना कि नहीं, अल्लाह सब ये कुछ चेंज कर दो। मैंने आप यकीन नहीं मानोगे, यूट्यूब ऑटोमोबाइल्स के चैनल देख के ही पूरा R&D करके तब मैं फोर्ड पे गया हूँ। मतलब दूर से दूर तक मेरे फैमिली में किसी का फोर्ड नहीं है, मैंने ही बड़ा रिस्क लिया है एक अराउंड 11 लाख की कार पे। तो अब देखते हैं कैसा रहता है अभी तो। खैर, ये बात बताओ कि आप कंफर्ट वाइज जो है ये गाड़ी को कैसा देखते हो? कंफर्ट वाइज क्या कहते हैं, पीछे तो मैं ज़्यादा बैठना होता नहीं, पर जो मेरे रिलेटिव्स बैठे हैं कुछ, मैंने ऑब्जर्व किया है कि रियर सीट में स्पेस थोड़ा कम है, 3 लोग कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते। मुझे यही माइनस पॉइंट इसका लगता है। और फ्रंट में तो बिल्कुल हाइट सारे, क्योंकि हाइट एडजस्टेबल भी है इसमें, और स्टीयरिंग भी टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों हैं, तो वो अपनी अकॉर्डिंग में बैठ सकता हूँ पोजीशन में। तो शायद मैं तो इस कार में अभी तक पीछे बैठा भी नहीं हूँ जब से ली है। तो आज बैठाएंगे आपको पीछे? हाँ जी, ज़रूर बैठेंगे, कोई बात नहीं। तो अर्चित जी को अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी चलती है हाईवे पे, स्पेशली पावर पिकअप बहुत अच्छी है। और हम इसको ऐसे चलाना चाहेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे कि कितनी कैपेबल है। वैसे चलाई तो बहुत है, अर्चित जी की गाड़ी है, कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है उनको। वैसे आपने कितना तक भगाते हो और कितना क्या कुछ करते हो? अच्छे थोड़ी रफ ड्राइविंग तो है मेरी। अच्छा। हाँ, पर क्या कहते हैं, क्या होता है कि डेली में जैसे रास्ता है तो वैसे एक बार हम अनकट वीडियो डालते हैं, अनकट वीडियो डाल देना। हाँ, मेरे को पता है आपके क्या कहते हैं ब्लॉग जैसे ही ये जो होते हैं। हाँ, पर ये व्हील स्पिन क्या कहते हैं मैंने अभी तक नहीं करा, ये इन्होंने रवि भाई नहीं करा है इसमें। व्हील स्पिन मेरी करने की हिम्मत नहीं है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का जो ग्रंट होता है ना, मज़ा आता है उसको सुनने में, जो अभी सुनाएंगे अभी हम आपको, आप टेंशन ना लीजिए। यार इतनी ऊंची होने के बाद भी ना कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, कॉर्नरिंग में आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है इस गाड़ी में। वो सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती है, इंजन भी अच्छा मिल जाता है, कंट्रोलिंग अच्छी है, तो एक प्रॉपर फन टू ड्राइव गाड़ी है ये। सनरूफ वगैरह की आपको कमी नहीं लगती आपकी? सनरूफ अपने नॉर्थ इंडिया में सक्सेसफुल है ही नहीं, क्योंकि इतनी यहाँ पे गर्मी है कि कोई भी बाहर निकलता नहीं है उससे। और सनरूफ इतनी
छोटी गाड़ी में ना ही मैं आ सकता, उसके अंदर छोटे बच्चों के लिए है, वो तो प्रैक्टिकली वो यूज़फुल नहीं है। वो सिर्फ अपने इंडिया में शो ऑफ के लिए रह गई है और उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ सेल्टोस टाइप की गाड़ी की, अगर मैं बात करूँ, इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ जबकि करना नहीं चाहिए। सेल्टोस और क्रेटा का जो नॉइस इंसुलेशन है ना, वो एक लेवल ऊपर का है। इंजन करंट तो आता ही है, लेकिन लो आरपीएम में हल्की सी नॉइज़ भी आती है इसमें। 3 सिलेंडर इंजन है, मामूली सा है, काफ़ी कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं कि पागल हुए जा रहा है अपने आप। बाकी सारी क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़, अच्छा मटेरियल। कुछ एक गाड़ियाँ ऐसी आती हैं कि जिनको आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो कि यार ले ली, अब चलो ठीक है, टेंशन फ्री रहेंगे कुछ टाइम। वो वाला हिसाब किताब है इसके साथ भी, ठीक है। अब सर्विस वाले वो दिन भी लद गए हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों से जो है खर्चा मांग लिया जाता था, बशर्ते आप अर्जित की तरह जो है, अर्चित की तरह ये ना कहते भाई बदल दे सब कुछ, ठीक है। तो वो वाली बात तो फिर उनको इनवाइट करना हो जाता है कि हाँ भैया आ जाइए। उठाना चाहो तो बड़े प्यार से उठ जाती है, मज़ा आता है इसे चलाने में। टर्बो लैग का कोई सीन ही नहीं है। अच्छा, आप डीजल के ऊपर क्यों नहीं जाते? डीजल का रीज़न ये है कि एक तो पहले ही वो कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है, वो तो अब जाके हुई। अच्छा, कॉस्ट वैसे पेट्रोल डीजल में। हाँ हाँ हाँ। और जो आपने भी बोला भी कि क्या कहते हैं, वो ऑलमोस्ट डिफरेंस अब रहा नहीं है डीजल पेट्रोल में। हाँ, और फिर वो अगर कॉस्ट बढ़ जाती है परचेजिंग के टाइम ही, तो वो फिर हर चीज़ उसमें इंक्रीज़ हो जाती है, इंश्योरेंस भी। और फिर और सेकंड थिंग कि अब डीजल का फिर वो वही 10 और 15 ईयर्स का वाला लाइफ की बात भी है। हम एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो वो 10-15 ईयर्स का भी है रीज़न। मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बैठ गया हूँ। अभी जो लेग रूम है यहाँ पर, एक बार सीधे करो पैर यार, ऐसे फैलाने नहीं है। तो कैसा स्पेस मिल रहा है पीछे? स्पेस ये नहीं है कि मतलब ज़्यादा मैं लेग स्प्रेड नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट ये है कि कंफर्टेबल हूँ। रिक्लाइनिंग कितनी देर तक रहोगे? बस आप कार सही से चलाते रहो तो सही से रहेंगे। हाँ भाई, लो करो ना, लो सैनिटाइज कर लो अपने आप। विजिबिलिटी के मामले में कैसी लग रही है तेरे को? मतलब दिखाई तो सभी में सामने सब कुछ ही देता है कि सामने से हम क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन ये जो विंडशील्ड जो है, पीछे वाला जो शीशा है थोड़ा छोटा है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि इसमें ए पिलर बहुत थिक है या दिक्कत आती है, मैंने जितनी चलाई है मेरे को आज तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ए पिलर को लेके नहीं है कि विजिबिलिटी है कुछ कम कर रही है या कुछ ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रही है, ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा, वो उन्होंने इसकी बिल्ड क्वालिटी रखने के लिए कि स्ट्रॉन्ग रहे कार, इसीलिए इसको थिक करा है, पर ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है ये। अगर देखो ये चीज़ तो मैं फील कर रहा हूँ कि अगर आपकी हाइट ऊंची है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एंगल ऐसा इस टाइप का बन जाता है। लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है ना यूं, तो फिर आपके लिए सीरियसली एक दिक्कत वाली चीज़ जो है वो बन सकती है। आपको हाइट एडजस्टेबल सीट दी तो है? नहीं मतलब यार बढ़िया गाड़ी है भाई आपकी। बताना यार, ये जरूरी है भाई। तीनों चारों गाड़ियाँ मेरे को हमेशा ही अच्छी लगती चलाने में, और इनमें अगर आप जाते हो ना तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। एक्सयूवी 300 होगी, नेक्सॉन होगी और ये होगी, ठीक है। वेन्यू भी है वैसे सही जी, तो सब सही है। फिर जाना किस में है आखिर में, ये तो बता दो बाबा। देखो कई बार क्या चीज़ होती है कि ये जरूरी नहीं है कि इको स्पोर्ट बढ़िया है तो नेक्सॉन खराब है, या नेक्सॉन बढ़िया है तो इको स्पोर्ट खराब है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। वो आपके खुद की चॉइस होती है। आपके घर के आसपास किस चीज़ का सर्विस स्टेशन है, आप जब बार बार सर्विस करवाने आप, या उस ब्रांड जो है वो आपको पार्ट की रिप्लेसमेंट कितने टाइम के अंदर जो है वो दे देता है, और कहाँ दिखा रहा है कैमरा में, नीचे दिखा है इसको, ये बताओ। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में गाड़ी में कितना स्पेस है, आपके घर में लंबे चौड़े छोटे कैसे लोग रहते हैं, हाँ कैसी है उसके हिसाब से फीचर्स भी काफ़ी मैटर करते हैं कई लोगों को। और ये सारी चीज़ें हर किसी में ऊपर नीचे होती हैं। वैसे शुरुआत तो कॉम्पैक्ट एसयूवी की इसी गाड़ी ने करी थी, बड़े बढ़िया तरीके से करी थी। शुरुआत से ही स्टेबल है ये गाड़ी, ऐसा नहीं कि बाद के अंदर पब्लिक का फीडबैक सुन सुन के ये चीज़ क्रिएट हुई हो। मतलब इस गाड़ी ने फोर्ड के दोबारा से पैर जो थे ना वो इंडिया के अंदर जमा दिए थे, नहीं तो आप भी समझ रहे हो ना। देखो क्या होता है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उनमें जो है हाईवे में परफॉर्मेंस टर्बोचार्ज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। और
टर्बोचार्ज इंजन जो होते हैं उनकी जो है सिटी ड्राइविंग मतलब टर्बो लैग की वजह से थोड़ा सा सफ़र करती है। तो ये एक ऐसा इंजन है फोर्ड का जो दोनों में बराबर और अच्छे तरीके से चल जाता है। ये चीज़ आप फील करोगे, चला कर देखो। अगर इस टाइप की गाड़ी आपको चाहिए तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपके लिए है। जो टर्बो वाले हैं वो अच्छे भगेंगे। अगर आप भगाना चाहते हो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप बिल्कुल स्लो या बिल्कुल ही भरे मरे चलाते हो आपको माइलेज बढ़िया मिलेगी। लेकिन ये ऑलराउंडर टाइप की है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिड रेंज भी बढ़िया मिलेगी, वैसे तेज भी मस्त भगेगी, धीरे धीरे भी सही निकालेगी सारा। पावर डिलीवरी भी बहुत अच्छी है क्योंकि बड़ा इंजन है 1.5 लीटर का। टर्बो में थोड़ा छोटा होता है, सारा खेल टर्बो चार्ज का होता है, सारा खेल टर्बो चार्जर का होता है। उसमें झटके कैसे दे रही है, बढ़िया झटके मारती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपसे बात भी करवाई ओनर से भी और खुद भी एक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया इस गाड़ी का। तो एक डिसेंट सी गाड़ी है, बढ़िया है, सारे चीज़ों आपको बताई दी है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर लगाइएगा, 2 व्हीलर के टाइम पे हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। और अगर आप भी अपनी गाड़ी को जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, जो ईमेल आईडी आ रही है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप ईमेल ड्रॉप जरूर कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम। सो मिलते हैं बहुत जल्द। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।